एग्रीकल्चर करें तो कम से कम पेड़ भी हरा रखें। देखो सबसे पहले देखा होगा आपने, इसमें अक्सर एक दो दो क्वेश्चन है, एक इसी से जुड़ा हुआ, एक थोड़ा सा इससे अलग है, लेकिन दोनों का लगभग एक तरीके से पूछने का तरीका एक ही है। आपने देखा होगा कि जनरली पूछा जाता है कि भारत की जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसका टाइप क्या है, या इंडियन इकोनॉमी का टाइप। जब ये ऐसा सवाल आता है तो चाहे वो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम का टाइप पूछा जाए और चाहे इंडियन इकोनॉमी का टाइप पूछा जाए, दोनों का दोनों जो होता है वो मिक्स होता है। मतलब अगर भारतीय कृषि की बात करें तो ये कैसी है, मिक्स, और अगर इकोनॉमी की बात करें ये भी कैसी है, ये भी मिक्स। यानी कि दोनों के मामले में दोनों ये मिक्स हैं, ये भी और वो। अच्छा अगर ये भी मिक्स है वो भी मिक्स है तो इसमें एक ध्यान रखना है कि जो मिक्स है उसका मतलब क्या होगा। अगर यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि जो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम है वो एक मिक्स्ड एग्रीकल्चर सिस्टम है, तो मिक्स का यहाँ पर यदि मिश्रित या मिक्स या मिक्सचर का मतलब क्या होगा? नहीं, कृषि एग्रीकल्चर सिस्टम में प्राइवेट और सरकारी कहां से आ गया? हमने ये कहा था कि जो इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम है वो मिक्स यानी कि मिश्रित कृषि कही जाती है। सर ये वो प्राइमरी भी होती है, मतलब ये घरेलू करते हैं और एक सर नहीं नहीं, ये तो वो तो आप जो बता, देखो इसका मतलब सीधा सीधा ये है। क्वेश्चन क्या पूछा आपने? क्या वहाँ ऑनलाइन वालों को बोल ही गए, ऑनलाइन वाले बताएं। आवाज ही थोड़ी स्लो आ रही है आपकी। बहुत स्लो आ रही, यस सर, क्वेश्चन भी नहीं सुन पाए। आ रही स्लो, अब ठीक है कि नहीं? यस सर। हमने ये पूछा था, ये जो इंडिया का है वो एक मिश्रित कृषि कही जाती है। यस सर। तो मिश्रित कहते किसे हैं वही तो हम जानना चाह रहे हैं आपसे। सूफिया, सुम्बुल, सामिया सिद्दीकी बताएं। सर जो मिक्स इकोनॉमी होती है उसमें वो तो ये कि इसके अंदर दोनों इकोनॉमी, एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आती है और प्राइवेट अरे गवर्नमेंट। भाई, मैयत पे शहनाई बजा रहे हो आप लोग। हम कृषि पूछ रहे हैं और वो इकोनॉमी बता रहे, पहले कृषि तो बता दो तो। सर एग्रीकल्चर जो है इंडियन कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है और इंडिया के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की खेतियां की जाती हैं। समझ गया समझ गया समझ गया, सब पास रख लो अपने अपने। अब सुनो, मिश्रित यानी मिक्स एग्रीकल्चर सिस्टम या मिश्रित कृषि को कहते हैं जहां पर एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन हो। एक लाइन में जवाब है, यही तुम लोग गलत करके आते, यही नहीं लगाते, सब लगा के आते। वो गेहूं के साथ घुइयां लगा के आता, घुइयां के साथ भिंडी लगा के आते, अब कपास के साथ पता लगा धतूरा लगा के आते। मिश्रित कृषि को एक लाइन में लिख लो जहां पर एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन किया जाता है, उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। और इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो मिश्रित ही है। समझ में आया? घरेलू और एक सरकार होगी। तो एक क्वेश्चन में क्या ऑप्शन होते हैं कि कपास के साथ धान उगाना, धान के साथ गन्ना उगाना, तो का मिक्सचर हो रहा। सर हाल ही में अभी हम लोग इकोनॉमी पढ़े हैं, उसी का इफेक्ट है सर। नहीं नहीं, इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमी की बात बाद में कर लेंगे। पहले हमने ये कहा था कि कृषि मिश्रित है तो इसका जवाब हो जाए, उसके बाद फिर इकोनॉमी मिश्रित है तो इकोनॉमी की बात तो इकोनॉमी वाले से करिए। लेकिन मिश्रित इकोनॉमी का मतलब होता है जिसमें निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र की भागीदारी हो, जैसे बीएसएनएल, एयरटेल। मतलब सरकारी क्षेत्र के साथ साथ जिसमें निजी क्षेत्र की भी भागीदारी हो। अब ये नहीं कि 50-50 हो, 70-40 हो, 30-60 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब हो। हाँ ठीक है, कहने का मतलब आपको ये बता दें कि दोनों के मामले में आपको मिश्रित लगाना है। चाहे एग्रीकल्चर सिस्टम पूछा जाए तो मिश्रित। आज कैमरा ऊंचे लग रहा है क्या, कुछ ऐसा है? नहीं है ऊंचा, कैमरा बहुत ऊंचा है, कल तो लैपटॉप के बराबर लग रहा था।
हाँ, तो चाहे, हाँ, चाहे वो मिश्रित कुछ भी पूछ ले, कृषि पूछे तो मिश्रित लगाना, इकोनॉमी पूछे तो मिश्रित लगाना, ठीक है। बात समझ में आई? किसी तरीके का कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा चलो, अब जब यहाँ पर ये हो गया, उसमें एक चीज देखो, एक पूछा जाता है आपका एक क्रॉप पैटर्न फसलें देखो कैसा है। तो इसमें आप देखोगे इसके फसलों में जब भी आप यहाँ पर पूछा जाता है तो देखो क्या क्या करना है। अगर बात यहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर सिस्टम की करें तो यहाँ पर आपको फसलों से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनमें क्या होगा, आपको पता ही है, कभी पूछ लेता है कि कौन सी नकदी फसल है, व्यापारिक फसल है, खाद्य फसल है, यानी कौन सी फसल है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। नहीं सुनिए तो बड़ा करीब क्या होगा, चुटकियों पुकलियों पर याद हो जाएंगे, उसकी टेंशन ना लो। जो क्रॉप पैटर्न होता है वो आपने कभी सुना होगा, रबी खरीफ जायद का, कमर्शियल क्रॉप्स होता है आपका, प्लांटेशन एग्री कौन सी होती है आपसे। और ये साथ ही साथ एक बात और याद रखिए, ये आपको उसमें भी पूछ लेता है रीजनिंग में। अब रीजनिंग में कैसे, तीन उन्होंने पता लगा दे दिया, कोई कमर्शियल क्रॉप और एक को दे दिया ग्रेन क्रॉप, फिर वो पूछेगा इनमें से डिफरेंट बताओ। अगर मान लो जब डिफरेंट पूछा जाता है तो रीजनिंग में वो आता है डिफरेंट वाला, तो ये हो सकता है रीजनिंग में होगा तब वो नंबर वाला कोई मामला हो, ऑड इवन नंबर हो, क्यूब हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो सकता है। यहां पर अगर ऐसा कहीं आ गया तब तो फिर रीजनिंग वाला फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इनमें देखेंगे तो इनमें सीधा वैसा वाला, ठीक है। तो अब देखो इनमें अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक इनमें आपने देखा होगा, इसमें कौन से आते हैं, इनको अलग दो जगह पर। एक कहलाती ग्रेन क्रॉप जिन्हें हिंदी में खाद्यान्न फसल कहा जाता है या खाद्य फसल कहा जाता है। दूसरे को कहा जाता है कैश क्रॉप या व्यापारिक फसल, या इनको नकदी फसल या कमर्शियल क्रॉप कहा जाता है। और इनको कहते हैं कैश क्रॉप या नकदी फसल, ठीक, या वाणिज्यिक फसल। एक तो ये हुआ, ठीक है। अब इनमें देखो कि इनमें आगे डिवीजन कैसे करेंगे। अब इनके आगे, अच्छा दोनों में एक फर्क क्या है पहले तो, हाँ यही हो जाना चाहिए कि आखिर कैसे पहचानोगे आप ये कौन से वाली है, यानी ग्रेन क्रॉप से या कमर्शियल क्रॉप से कैसे पहचानोगे। जैसे गन्ना और ये समुद्र, कोई एक ऐसा बताइए पैरामीटर जिससे पता लग सके बात गन्ना व्यापारिक फसल है, कैसे बात तो ये बात सही है, लेकिन कोई एक ऐसा पैरामीटर भी होगा। और ऐसा जिनके बिना रहा न जाए, जिनके बिना जिया न जाए वो सब खाते हैं, और जिनके बिना जिया जाए वो सब खाते। सुनो, या दूसरे तरीके से समझो, जो ऐसी फसलें जिनको सिर्फ जेब भरने के लिए उगाया जाता है कमर्शियल, और जिनको पेट भरने के लिए उगाया जाता है वो सब ग्रेन क्रॉप। गेहूं को काहे के लिए उगाते हो, जीने के लिए। गेहूं के बिना अगर खाओगे तो बहुत ज्यादा जाकर जाना चाहिए। मतलब गन्ना अगर आप ना खाओ तो क्या कोई जिंदगी रुक जाएगी। चाय आप लोग क्या कोई नहीं जिएगा, कॉफी ना आप लोग नहीं जिएगा, नारियल ना खाओ, ये सब क्या व्यापारिक है। लोगों को तो खाना नहीं नसीब होता लेकिन खाने के लिए, मतलब ऐसी फसलें जिनका मेन टारगेट होता है मार्केट ओरिएंटेड क्रॉप, यानी जिनको हम जेब भरने के लिए उगाते हैं। मलया का किसान अपने लिए उगाता है, आसाम का किसान चक्र अपने लिए उगाता है,
मुजफ्फरपुर का लीची का किसान हमने भी लीची उगाता है, या इलाहाबाद का किसान हमने भी अमरूद उगाता है, प्रतापगढ़ का किसान आंवला अपने लिए उगाता है, केरल का किसान मसाला अपने लिए उगाता है, जम्मू कश्मीर का सेब का किसान अपने लिए सेब उगाता है, ये महाराष्ट्र के किसान केला अपने लिए उगाता है, नारियल अपने लिए उगाते हैं, क्या सब क्या उगाते हैं? यानी जिनको मेन उगाने के मेन पर्पस जेब भरना होता है, वो आपकी कमर्शियल क्रॉप्स या आपकी कैश क्रॉप या आपकी नगदी फसलें, व्यापारिक फसलें, वाणिज्यिक फसलें, जो भी कह लो। लेकिन दूसरी बात यह कि जिनको सिर्फ और सिर्फ जो बहुत ज्यादा जरूरी हो, जैसे धान, गेहूं, सर हम भी हैं? कहाँ से आकाशवाणी हो रही? सर इधर हम भी हैं सर, आप दिख ही नहीं रहे। कौन? आप सर, हैं? आप सर दिख नहीं रहे हैं। अच्छा, दिख नहीं रहे तो हमारी आवाज तो आ रही थी यार, क्या करोगे शक्ल देख के? सर आवाज भी क्लियर नहीं थी। अच्छा, हमने थोड़ा सा कैमरे से अलग हट गए थे। चलिए ठीक है, इसका मतलब इसी की रेंज में रहे ज्यादा ठीक है ना, कोई बात नहीं, हमारी शक्ल क्या देख के करोगे, थूथुन, ठीक है ना। चलिए, कोई तो दाने निकल निकल थूथुन खराब हो गए। चलिए, अब ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी बात देखो, अब में कैसे इसको देखो, आप इन्हीं में एक चीज समझो, यहाँ ऐसे, अब जो खाद्यान्न थी इनमें भी और डिवीजन कर लो। आप देखो, एक इनमें कौन सी होती है? अनाज, एक कौन सी होती है? औषधि भी होती है सर, दलहन, और एक कौन सी होती है? दलहन, सभी अनाज वाली फसलें खाद्यान्न होती हैं, ये बात सही है, लेकिन क्या सभी खाद्यान्न अनाज होते हैं? जैसे रीजनिंग में क्वेश्चन आता, सभी कुत्ते बंदर हैं, लेकिन कोई भी बंदर कुत्ता नहीं है, तो वैसे आप आंसर दिए, ठीक। तो ये समझ लीजिएगा कि ये तो सभी की सभी ये हैं, लेकिन ये सभी ये नहीं है। तो अब देखो इनमें कौन कौन सी आएंगी, जरा उनको देखो। इसमें यहां पर सबको दिख रहा है, यस सर। देखो ना, बोल तो देना अगर कहीं को गड़बड़ हो, दिख ना रहा हो। तो अब देखो यहाँ पर, इसमें एक आपका आता है क्या, पूरी दुनिया की सबसे पसंदीदा खाद्य फसल क्या है? राइस से भी चावल। कभी अगर पूछ ले कि भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है, ये भारत की मेन इंपॉर्टेंट मेन तो क्या है? चावल। यानी भारत की 75% पॉपुलेशन का जो प्रिय खाना, पसंदीदा भोजन है, वो चावल है। अब चावल के बाद फिर दूसरी इंपॉर्टेंट फसल कौन सी होगी? गेहूं। गेहूं। फिर तीसरी सर मक्का, बाजरा, मक्का को खाद्यान्नों की रानी कहते हैं। कमर्शियल भी है सर, नमकीन नमकीन बनाने की। ठीक, उसके बाद में ज्वार, बाजरा, रागी, मोटा अनाज होता साउथ में होता है, प्लस एक यहां पर ले लो जौ, सत्तू बनते थे। हाँ, तो ये सब क्या है? क्या है बोलो? सुम्बुल, वकार, तहसीन, सूपिया, अनाज, सामिया, बालागंज, लखनऊ, अरीबा, सुम्बुल,
बोलो, समझ में आया? यस यस सर। तो ये तो हो गई क्या? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे तिलहनी कौन है, तो तिलहनी का मतलब बहुत सारे बगलों लिए ना समझ बैठे हैं कि क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल ने बहुत बहुत महान भाव पड़े, जिनके दिमाग को 21 तोपों से सलामी दी जानी चाहिए। हाँ, अब ऐसे से पढ़ लो, पता लगा बता देंगे कि जो है ये सब ये है। तो कुल मिला के ध्यान ये रखना है कि ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, तिलहनी वो होंगी जैसे आपको अगर कहें, जैसे आपका सरसों है, सूरजमुखी है, तिल है, अलसी है, ये सब आएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल आएगी। तो देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तिलहनी में कौन कौन से आ जाएंगे? सर सोयाबीन भी आएगी इसी के अंदर में। किसने पूछा? सुमुल ने। यस सर। सोयाबीन आएगी तिलहनी फसल में, ये दलहनी फसल में, ये नकदी, ये व्यापारी के सब कुछ वही है। अभी बताएंगे, बस थोड़ी देर 5 मिनट वेट कर लीजिए, ठीक है। सरसों, तिल, सोयाबीन, इसलिए तो देखो कि गोला कर दिया, ठीक है। हाँ, मैं किसी खास वजह से सरसों, तिल हो गया, सूरजमुखी, सनफ्लावर जिसे कहते हो, नारियल का तेल होगा, और दूसरा क्या करते हैं, अरे एक मिनट यार, और करें क्या बोला उसको, नारियल। ठीक, ये आपका सब आ जाएगा। आने के लिए तो आपका वो ओलिव ऑयल, जैतून का तेल भी आ जाएगा, लेकिन उसे उसे वो करोड़पति लोग ही खाना खा सकते हैं ना उससे बना के। किसी आम आदमी सरसों 200 रुपए लीटर नहीं ले सकता। सस्ता कहीं नहीं, इतनी इसकी प्रोडक्शन नहीं होता जितना सरसों का और इसका होता है। उसके लिए बस बड़े बड़े अमीर लोग खाते हैं, है ना। हाँ, जैतून का तेल पता लगा 200 रुपए लीटर, जो सरसों का तो लिया नहीं खरीद नहीं पा रहे हैं, और उसे 1000 रुपए लीटर कौन खरीदेगा खाने के लिए? वो भी चोट लग जाती, दर्द में बांटने के लिए तो मिलता नहीं जल्दी, लोग खरीद नहीं पाते बेचारे, मांग के लेते हैं। हाँ, कहीं पड़ोसी मांग लेते हैं एक आध ढक्के। हाँ ठीक है, कहने के लिए तो बड़े लोग से खाते हैं। बात यह है कि खाने के लिए कुछ लोग तो अपना देसी घी में खाना बना खाते हैं, लेकिन देसी घी को तलहन में मान लोगे, बहुत लोग बेचारे का देखने की तरफ जाते हैं, असली वाला डालडे को देसी घी समझ लेते हैं। हाँ, गरीबी बहुत बुरी चीज होती है। हाँ, और ये ऐसी बेशर्म होती गरीबी, न जवान बूढ़ा जब किसी को किससे मतलब नहीं है। बहुत होते को ऐसे से बूढ़े आदमी बेचारे जो है, पता लगा गरीबी हमारे रोड पर पता लगा, देखो ना टूटे फूटे एले केले कभी रख के देख के देखता हूँ कभी कभी भी ऐसे लोगों से मोल तोल ना किया। जैसे भी लोग कभी अगर दिख जाए कोई बेचते हुए, उनसे मोल तोल ना किया था, क्योंकि वो इसलिए वो सिर्फ अपने पेट के, कह सकते हैं ये जो जठराग्नि जिसे हिंदी में एक शब्द कहते हैं, पेट की आग बुझाने के लिए, मतलब भूख शांत करने के लिए वो बेच रहे हैं। तो ताजमहल बनवाने के लिए वो दुकान रोड पे नहीं लगाए, मतलब वो कोई बिल्डिंग खड़ा करने के लिए रोड पे नहीं बेच रहे हैं। चार थोड़े से बेचारे टूटे फूटे, देखो सब्जी मंडी से केले वेले ले जाते, तो उनसे कभी मोल तोल ना किया था, हमारी तो समझ में किया, है ना। क्योंकि आदमी ज्यादातर दुनिया मेडिकल में मोल तोल नहीं करेगा, करेगा जाके। खैर चलिए, तो ये सब क्या हो जाएंगी? सर ये अलसी कौन सा ऑयल है सर? हैं? अलसी कौन सा ऑयल है? अलसी सुने ना, ये बहुत मजबूत हो, अरे तेल हो। मसूर बोई जाती, मसूर के साथ में बोया जाता है अलसी। क्या कहेंगे सर इसको? क्या कहा? क्या कहेंगे सर इसको? अलसी को अलसी कहेंगे इंग्लिश में भी सर? यार, इंग्लिश में ये सब सीड में आते हैं, तेल तिलहन में आते हैं।
तो सब फ्लैक्स सीड कहते हैं इंग्लिश में, फ्लैक्स तो एक मिनट देखो, फ्लैक्स सीड। ब्लैक सीड, Yes, sir. अच्छा फ्लैक्स सीड्स हाँ देखो, अगर आपको अलसी देखना है तो मसूर की खेती कहीं देखी? नो सर। अच्छा, मसूर ही नहीं देखी तो हम क्या बताते फिर। जब कहीं मसूर, हमारे यहाँ होती है सर। अच्छा होती है, तो जब मसूर बोई जाती है तो मसूर के साथ में अलसी भी बो दी जाती है, यानी एक तरीके से उसकी मसूर और अलसी की दोस्ती होती है। जैसे गेहूं के साथ कहीं के खेतों में सरसों बो दी जाती है, तो गेहूं और सरसों का कॉम्बिनेशन किया जा सकता है, तो इसी तरीके से अलसी और मसूर का कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। तो ये सरसों और मटर का। पेड़ में इतने इतने बड़े बड़े वो बनते हैं, हाँ उसमें उसको जो खोपड़ी टाइप के उसकी तोड़ो तो उसमें फिर महीन महीन बीज निकलते, यानी तिलहनी फसल है। हाँ, उसके बाद में सोयाबीन पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो तिलहनी फसल है, सोयाबीन की दाल भी होती है, सोयाबीन का तेल भी आता है। आप देखते हैं ना तो जितने सारे आप देखते हो रिफाइंड ऑयल में उसका सोयाबीन का तेल भी आपको दिखता होगा। सफोला सनफ्लावर कौन कौन सारे बहुत सारे ब्रांड आते हैं। उसके बाद सोयाबीन व्यापारिक इसलिए है कि व्यापारिक भी है और खाद्यान्न इसलिए किसमें आ रही है। अब दूसरी बात दलहन की बात कर लो। दलहनी फसलें वो सब दलहनी फसलें होती हैं जिनकी अगर हम लोग दलहनी की बात करें तो दलहनी फसलों में आप ये समझ लीजिए कि दलहनी कौन कौन सी होंगी। हाँ, दलहनी फसल कौन कौन सी होंगी जरा देखो। मटर, चना, जैसे आपका मटर हो गया, मटर, चना, अरहर हो गया, अरहर को क्या कहते अरहर, हैं? तूर। अरहर को मूंग, तूर कहते हैं। तो अरहर के बाद मसूर हो मूंग गया, दाल, आपका राजमा हो गया, राजमा के साथ साथ आपका खेसारी, मूंग दाल, मूंग हो गया, जो बीमार बीमार लोग खाते हैं मसूर। उसके बाद आपका मसूर हो ही गया, उसके बाद आपका अरे उड़द हो गया, उड़द है, मटर, चना हो गया, चना मतलब ग्राम जिसे कहते हैं। तो ये सारी फसलें क्या हो जाएंगी, ये सब दलहनी हो गई। इनमें राजमा याद रखना, राजमा को लोग भूल जाते, राजमा एक दलहनी फसल है। राजमा और अरहर को तूर कहा जाता है। अरहर कहीं ना लिखी हो तो परेशान ना होना, तूर का मतलब अरहर ही होता है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत पिजन पी भी कहते हैं सर। है? पिजियन पी। क्या करें? सर इसी को पिजियन पी कहते हैं सर। अच्छा अच्छा, नहीं हम कहीं कुछ कर रहे थे। तो कुल मिला के यहाँ तक बात समझ में आई, ये फसलों वाली बात तिलहन तिलहन की। बोलो बोलो, समझ में आई? यस सर। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे वाले पर। दूसरे वाले मतलब कौन थे? व्यापारिक। व्यापारिक को क्या बोला था, कमर्शियल में कहते हैं व्यापारिक को नाम दिए रखते। व्यापारिक फसल को ये कौन सी होगी व्यापारिक फसल में, देखो एक तो व्यापारिक में आपकी होंगी जिनको हम लोग कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप, यानी कि बागानी। कपास, यानी प्लांटेशन क्रॉप कहेंगे बागानी को। दूसरी होती है आपकी बागानी, इनके अलावा में व्यापारिक के अलावा में फिर दूसरी कौन सी होती है बता दो। एक होती है रेशेदार, जिसे फाइबर क्रॉप कहते हैं। तीसरी कौन सी होती है, ठीक है सुनिए तो, यानी बागानी हो गई, रेशेदार हो गई,
तीसरी हो गई आपकी अदर में एलिजिबल कहीं नहीं है, मतलब अन्य में। अब जरा देखो इनको एक एक करके। बागानी किसे कहेंगे? बताओ, कोई बता सकता है? चाय खेती। तो आम, केला, क्या हुआ? चाय की खेती, केला की खेती। कॉफी दिया जाता है इसके अंदर। हैं? क्या बताया? सर चाय की खेती, केला की खेती। अरे भैया ये चाय की खेती नहीं, चाय की होती है। हैं? ये गांव कहते ना चाय पी, ये चाय पी ले। हाँ ना, चाय होती है। अरे आवाज भरभरा रही थी, हमें मालूम था कि चाय ही बोली होगी, लेकिन वहां पे सीधे लग रहा था आवाज। सुनो, देखो, समझ गया एक बात। जो प्लांटेशन क्रॉप्स उन्हें कहा जाता है जिनको एक बार बो दो और वो भी कतार में, रो में, और फिर वो आपको लाइफ टाइम फसल देते रहे, उनको प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं। निदा, साफायर, सामिया, सोफिया, सुम्बुल। समझ में आ ईरान मेरठ? सर जैसे, सुनो कैसे। मान लो आपको यहाँ पर ये आपने ये ऐसे फसलों को बो दिया। सुनो, इन प्लांटेशन क्रॉप उन्हें कहेंगे जो कतार में बोई जाए और एक बार बो देने के बाद फिर वो लाइफ टाइम तक वो क्या देती रहे। क्या आम का पौधा हर बार बोया जाता है? सर अमरूद आंवला, का हर बार आंवला की बोते खेती। हो? सेब का, आंवला। लीची का, नारियल का, रबर का, चाय का, कॉफी का। क्या हर बार लगाया जाता? एक बार लगा दिया, फिर वो पौधा जब तैयार हो जाएगा फिर वो 50 साल आम देता रहेगा। यानी ऐसी फसलों को प्लांटेशन क्रॉप्स कहा जाता है जिनको एक कतार में लगाया जाए, रो में लगाया जाए, फिर वो लंबे समय तक, यानी आजीवन, जब तक पेड़ गिरे ना, कटे ना, जले ना, तब तक वो फल देता रहेगा, तो उसे बागानी कहेंगे। तो समझ में आया? तो बागानी की अगर हम लोग बात करते हैं तो बागानी में कौन आ जाएगा? जरा देखो बागानी में कौन आ जाएगा। हाँ, भारा भारा घूम रहा है। देखो सर हाथ कम रही है उसमें एक बार लगा दो, धागा मार दो। वो बस आएगा तो एक बार आराम से। देखो स्पीड ज्यादा है, इसकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ये। स्मार्ट देखो, अच्छा, अब यहां पर देखो, अब इसमें क्या करना है? एक तो इसमें आ जाता है आपका नारियल, कोकोनट, आम, आपका लीची बनाना, है। बनाना। नहीं, भूल के ना लगाना, बनाना नहीं आएगा, नहीं तो बनाना ना लगाना, बनाना राम छोड़ के उसमें लगाना। ठीक है, सुनो, नारियल हो गया, आम हो गया, लीची हो गया, चाय हो गई, कॉफी हो गया, आंवला। रबर हो गया, प्रतापगढ़ वाला आंवला हो गया, इलाहाबाद वाला अमरूद हो गया, मौसमी हो गई, मौसमी जिसे कहते हो,
संतरा हो गया, ठीक। उसके बाद आपका सेब हो गया, ये सब क्या है? हाँ, नाशपाती हो गया। मतलब ये सब आपके क्या कहलाएंगे? प्लांटेशन क्रॉप्स कहलाएंगे। अब बनाना किसने कहा था, जरा बताओ तो? कौन सा सुम्बुल ने बनाने सर, वाला? सुम्बुल ने सुम्बुल ने सर, कहा। हैं? हमने बोला सर, सुम्बुल ने। अच्छा, सुम्बुल बागपत। यस सर। सुम्बुल हमने कहा था कि ऐसी फसलों को प्लांटेशन कहा जाएगा जिनको एक कतार में लगाया जाए, रो में। बनाना रो में लगाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या एक बार जो बनाना का पौधा है उसे एक बार लगा दो, क्या वो जीवन भर फसल देता रहता है? नहीं। सिर्फ एक बार देता है, वो पौधा गिर जाता है, लोड ही न झेल पाता, उसके जड़ से दूसरा निकलता है या उसकी जगह दूसरा लगाया जाता है। सुम्बुल, यस सर। एक बार बनाना का पौधा फसल देने के बाद खत्म हो जाता है, इसीलिए बनाना को इसमें नहीं रखेंगे। अच्छा, गन्ना, गन्ना भी कतार में लगाया जाता है, तो बागपत तरफ तो गन्ना सुम्बुल बहुत होता होगा ना? यस सर। तो क्या गन्ना गन्ना जो है, सुनो, गन्ना आपका बागानी नहीं है। गन्ना नो नगदी सर। फसल है लेकिन बागानी नहीं। क्यों? क्योंकि गन्ने को जब गन्ना तैयार होता है जड़ से काट लिया जाता है, उसकी जगह नया पौधा निकलता है, वो पौधा तो खत्म हो गया एक ही बार में। ठीक है, तो कुल यस मिला सर। के गन्ना नगदी फसल है, बनाना नगदी फसल है, लेकिन ये बागानी नहीं है। ठीक है, हाँ, मतलब एक बार जिसका काम खत्म हो जाए वो बागानी नहीं कहेंगे। गन्ने का काम एक ही बार खत्म। अच्छा, दूसरी देखो जरा, रेशेदार को क्या कहेंगे? ठीक, रेशेदार को दूसरी जरा देखो, हैं? रेशेदार वो होंगे जिनमें फाइबर पाए जाते हैं, जैसे आपका एक होगा पास। कपास को कहते हैं व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना। और जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा। अब बात कर ले तो अदर में क्या आ जाता है? तंबाकू, टोबैको, व्यापारिक फसल है, गन्ना, गन्ना, केला, गांजा। गांजा। ठीक, केला, केला के साथ में आपका अफीम, नकदी हीरोइन। है, अफीम। दूसरी बात, पिपरमिंट, जिसे मेंथा कहते हो। पिपरमिंट का नाम सुना है? मेंथा ऑयल, जो नवरत्न कूल कूल ठंडा तेल होता है वो यही होता है। ठीक, ठंडा ठंडा कूल कूल जो आता है नवरत्न, वो यही होता है। ईराम, अब तो सस्ता कभी कभी बहुत महंगा हो जाता यस सर। है। ठीक है, कामरान, जी सर। ईराम, सोबिया, साइमा, सिद्दीकी, बताओ, ये समझ में आई बात? अच्छा, यस सर, आ गए। इसके बाद में अब बात करते हैं हम लोग, लिख लो, सीजनल क्लासिफिकेशन मौसम फसलों का, यानी कि फसलों का मौसमी वर्गीकरण, सीजनल क्लासिफिकेशन।
जरा देखो, फसलों का यानी सीजनल मौसमी वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, ठीक। पहली क्लास का है कितनी हिस्ट्री वाला नहीं था क्या है? अच्छा, फसलों का सीजनल क्लासिफिकेशन में देखोगे तो एक नाम आपको मिलेगा इसमें, आप इसे जरा ऐसे समझो, खरीफ, देखो हमने एक ट्रायंगल बना दिया 3 अलग अलग कलर का। साल में महीने कितने होते हैं? 12 महीने, एक 4 महीना ये और 4 महीना ये, 4 या 12। सीजन कितने होते हैं साल में? 3। कौन कौन से? पतझड़, गर्मी, बरसात, ठंडी। जाड़ा और तीसरा क्या होगा? बरसात या वर्षा, यानी कि विंटर, रेन और समर। अब जो गर्मी वाला होता है इसी सीजन को कहते हैं जायद, और अंग्रेजी हिंदी दोनों जायद भी होती है। जायद का मतलब विंटर, सीजन का मतलब रबी वाली क्रॉप्स, अंग्रेजी हिंदी रबी होती है। और रेन का मतलब होता है खरीफ, यानी इसकी भी अंग्रेजी हिंदी एक होती है। ठीक, अब जिन अब देखो यहां पर क्या करना है, ये आपका मई और जून का टाइम, जून और जुलाई का टाइम, जून और जुलाई। ये है मार्च और अप्रैल, और ये है आपका अक्टूबर और नवंबर, जैसे इस टाइम। जिन फसलों को जून और जुलाई में बोया जाता होगा तो उनको कब काटा जाता है? जिनको जून जुलाई में बोया जाए तो कब काटा जाता है उनको? अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। यदि जिनको जून जुलाई में बोया जाता हो तो अक्टूबर नवंबर में काटेंगे। यदि बरसात स्टार्ट होने पर बोएंगे और बरसात खत्म होने पर काट देंगे। ऐसी फसलों को खरीफ कहा जाता है, जैसे चावल, गन्ना, कपास, अरहर, मूंगफली, तिल, जूट, और आपका पूरा दोनों में आता है। पूरा है, चावल है, गन्ना है, और मक्का छूट गया है। तो ये क्या है? ये सब खरीफ की फसलें, यानी कि बरसात के सीजन में पूरे भारत में कहीं पर घूमने चले जाइए,
जो भी फसलें दिखाई दें वो सब खरीफ की फसल होती हैं। यानी पूरे भारत में बरसात के समय पर अगर कहीं कोई फसल दिखाई दे खेतों में तो वो काहे की फसल होगी? खरीफ की फसल होगी। बोलो बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, खरीफ के बाद अक्टूबर में क्या करेगा किसान? यहाँ फसल काटेगा और नई फसल को बोएगा और यहाँ से जाड़ा शुरू हो रहा है और यहाँ जाड़ा शुरू हो रहा है, यहाँ पर जाड़ा जो है खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर जो है जिनको जाड़ा स्टार्ट होने पर बोया जाए और जाड़ा खत्म होने पर काट लिया जाए वो सब क्या होंगी? ये भी दिवाली कब होती है? नवंबर में। होली कब होती है? मार्च में। दिवाली के बाद जिन फसलों को बोया जाए और होली के बाद जिन फसलों को काट लिया जाए वो सब रबी की फसलें कहलाती हैं। कौन कौन सी होंगी? इसमें आपका गेहूं होगा, चना, मटर, सरसों। क्या होगा? चना, मटर, सरसों, बंद गोभी, फुला गोभी, पत्ता गोभी, पालक, सोया, मेथी, गाजर, मूली, सलजम, प्याज, लहसुन, आलू, मेथी, जितनी भी सब्जियों की भरमार होती है वो सब जाड़े में ही तो होती है। यस सर। बागपत, आलू। तो ये सब कौन सी वाली फसलें हो जाएंगी? आलू भी। अरे बोला तो भैया आलू, क्या आलू पका के खिलाओगे दिखाओगे क्या? आप नहीं बोले ना। है? चलो कोई बात नहीं, बोले साहब कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नो सर। अच्छा नहीं, हम कहा कुछ कहना चाह रहे हैं। लहसुन भी नहीं बोला। अरे लहसुन प्याज सब ठंडी में बोला। ठीक, इसीलिए देखो ये जाड़े के टाइम पर फसलों की भरमार हो जाती है सब्जियों की। अभी धनिया जाड़े आने दो, धनिया की हरा धनिया मांगोगे फ्री में देगा बिना पैसे के, और यही हरा धनिया गर्मी में लोगे तो पता लगा सोने वाली तराजू तोड़ता है। अब बाद में ये कम में इतनी मुट्ठा भर दे देगा, इतनी धनिया फ्री दे देगा, है ना? अच्छा, तीसरी बात देखो, यहां पर क्या होगा कि मार्च के बाद खेत खाली हो गए और यहां तक का सफर देखो, यानी उन सभी फसलों को रजायत की फसल कहा जाता है जिनको मार्च अप्रैल में जिनको बोया जाए और जून जुलाई तक काट लिया जाए उनको जायद कहते हैं। मतलब गर्मी के सीजन, मतलब काकड़ी, तरबूज, खीरा, खरबूज, करेला। आपका मेंथॉल जो होता है इसी टाइम हो देते हैं, और साठा धान। साठा धान वो होता है जो गेहूं कटने के बाद कहीं कहीं बो देते, 60 दिनों के अंदर ये पक के तैयार हो जाता है और बाद में ये फिर उस प्रॉपर धान लगने से पहले ये कट जाता है। बोलो ईराम, कामरान, मरियम, मुस्कान, निदा, साफाय, सामिया, सोफिया, सुम्बुल, सूफिया, तहसीन, वकार। यस सर। यस। ये जो सबसे नीचे आप सर अपने सबसे नीचे जो लिखा है वो खरबूजा मक्का, फिर उसके नीचे वाला नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है। लिखा सुनो, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, खीरा, मक्का, मेंथा, साठा धान। ये शाखा और धागा क्या होता है सर? साठा धान नहीं समझे? पहले लिख लो फिर बता। अरे भाई धान जैसा दिखेगा और क्या?
दिल्ली का चावल सुनो, सर, 1 मिनट, लिख लिया सबने? ये देखो, यस सर। गेहूं कटने के बाद भीषण गर्मी होती है। यस सर। गेहूं कटने के बाद भीषण गर्मी पड़ती है, मैक्सिमम खेत खाली पड़े रहते हैं, लेकिन जहां पर ट्यूबवेल है, बिजली ठीक ठाक आती, नहर का किनारा, नदी का किनारा है, या जैसे तराई एरिया, तो वहां पर किसान क्या कर देता है, गेहूं को कटने से पहले धान की पौध को तैयार कर देता है क्यारी में। और जैसे गेहूं गेहूं कटा, खेत खाली हुआ, उस धान की पौध को तुरंत गेहूं वाले खेत में लगा दिया जाता है। अब लगा देंगे, और हमारा असली जो धान है प्रॉपर वाला, वो जून जुलाई में लगेगा खेत में। तो उससे पहले ये 2 महीने खेत खाली पड़ा रहता है, इस दौरान खाली खेत में वो पार्ट टाइम जॉब जैसे लोग करते हो, तो इसी तरीके से किसान उनमें वहां पर धान लगा देता है। वो 60 दिन की ड्यूरेशन होती है, वो दूसरी वैरायटी होती है। ये जो प्रॉपर वैरायटी इस टाइम धान की कटाई हो रही है नहीं होती, वो नस्ल दूसरी होती, वैरायटी दूसरी होती। वो 60 दिन की ड्यूरेशन में पक के तैयार हो जाता है, इसीलिए उसे साठा धान कहा जाता है। सामिया समझ में आया? यस सर। आप तो नहीं किसी के मन में कोई सवाल? मुस्कान, मुस्कान खान, कोई टेंशन तो नहीं? मुस्कान जैसा नाम में है, टेंशन तो नहीं रख, सवाल समझ में आया है? मुस्कान आप बोलेंगे ही नहीं है? यस सर। आप थोड़े ना बोलेंगे मुस्कान, आप आवाजें नहीं निकलेगी। कहाँ चली गई? यस सर, आ रही। अच्छा, हम कहा चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अच्छा, चलो, समझ में आया? यस सर। किसी के मन में कोई सवाल हो तो बताओ। नो सर। जो पढ़ा है उससे पूछो, नहीं पढ़ा उससे पूछो, जो घर में पढ़ा उससे पूछो, जो कभी नहीं पढ़ा उससे पूछो। यार हम लोग की स्पीड सही चल रही है सर। अभी सर वर्ल्ड जियोग्राफी बाकी है सर। तो क्या आप चाहते हो 1 घंटे के अंदर का जो है कुछ ऐसा कोई मौलाना का ताबीज बना के गंडा दे दिया जाए? हैं? नहीं सर, लेकिन स्पीड बहुत स्लो है सर। अच्छा, ये बताओ फिर क्या करा जाए? मतलब इससे, मतलब क्लासेस कम है, आप ये कहना चाह रहे हो कि क्या कैसी स्पीड स्लो माने हैं? बताओ। एक्स्ट्रा लेके सर कोर्स कंप्लीट करा दीजिए सर। एक्स्ट्रा क्लास अब क्या सारे पूरे सीजन में, पूरे हफ्ते में ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ाई जा सकती, और भी क्लासेस नहीं, पता लगा अगर ये बढ़ जाएगी तो और छूट जाएंगे। अरे परेशान ना हो, नहीं छूटेगा कुछ। ठीक, पहली बात तो जो लोग देखो ना, बहुत लोग तो भाग जाते हैं, हमें लगता है थोड़े दिन में सबका पता पूछ के घर घर बुलाने जाना पड़ेगा। हमने तो कहा एक भी बंदे को जो अब्सेंट रहे उसको वीडियो क्लास ना मिले, रिकॉर्डेड, एक भी ना मिले। अब 3-4 बार पूछो कि भाई क्यों नहीं क्लास कर रहे हो, नहीं पूछे तुरंत ग्रुप से रिमूव, काम खत्म, टाटा बाय बाय। ज्यादा जब पीछे पड़ जाते हो आदमी, वो सोचता हम अगर पढ़ रहे हैं तो इसको लग रहा है कि हमारे पढ़ने से कमीशन मिल रहा है। सही में यस सर। कार्रवाई होनी चाहिए। यही नहीं होता, इसीलिए लोग जब मन करता है कहते हैं अरे जुड़ जाएंगे, क्या करना है। नहीं, तरीके बहुत हैं सुधार के, ऐसा नहीं होता है। वो तो डालडा पात वाला होता है ना, चोर कितना ज्यादा साथी लोग पुलिस से ज्यादा नहीं होता है। मतलब ये करना चाहे। अब कभी कभी होता है ना, चोर को गलत फहमी जाती है, हम तो कर रहे हैं, पुलिस वाले जानते ही नहीं। पुलिस वाले से बड़े चोर अब उनसे बड़ा कोई नहीं है। उन्हें तुम्हारे जैसे वहां हजार लोग उनसे मिलते हैं, उन्हें सब जानकारी होती। सर, एसटी पास नहीं बनाए जाते हैं लोग। नहीं नहीं, कहने का मतलब जो आदमी करता है तो वो उन्हें ऑलरेडी पहले से मालूम है। तो भाई अकेले मान लो कि कोई एक चोर है, पता लगा उनको पुलिस वालों के सामने, तो कम हजारों चोर साफ था होता है, बाहर सर तो सर अगर आप पीडीएफ से सर अगर पढ़ाते हैं तो सर इजी हो जाता है। जो टॉपिक है स्पेशली अगर एक्सप्लेन करना हो तो सर उसको साइड में कर सकते हैं। क्या इससे कहा आपने? सर अगर सर आप पीडीएफ से पढ़ाएं सर तो उससे होगी कि स्पीड तेज हो जाएगी। जो चीजें एक्सप्लेन अगर स्पेशली करनी होगी तो उनको साइड में किया जा सकता है सर। नहीं, आपकी बात सही है। एक बात आपको बता दें, एक और बता दें आपको, ठीक है? पीडीएफ से पढ़ाने का मतलब है, पीडीएफ अगर ला लो, बगल में जो फुटपाथ पर को बैठा उसे बुला लो, वो पढ़ा लीजिए। मालूम को तो लगा पढ़ते हो क्या नहीं?
हम फिर आपसे बता रहे हैं भैया, खोपड़ी में 30% बाल सफेद हो गए, 10 बार मेंस का एग्जाम दिया है, नाकारा है तभी तुम्हारे सामने खड़े हैं, ठीक है, वरना हम भी कहीं होते बैठे आगे पीछे चार से घूमते होते, ठीक है, ये बात दिमाग से निकाल दो। जितना तुम्हें जो जो चीज इजी लगे वही समझ लो तुम्हारे लिए काम की नहीं है। पीडीएफ से पढ़ाना मास्टर के लिए इससे आसान काम कोई होता ही नहीं है, बल्कि हमारी तो माने हम तो पीडीएफ लगाने में नहीं किसी को। सर दूसरी चीज ये है कि हिंदी देख के डर लगता है सर। हिंदी देख के, यस सर। अरे कोई बात नहीं, हिंदी, अरे यार हम तो सारे, अब जैसे सपोज करो जब अभी करीब जहाज में अगर हिंदी की अंग्रेजी क्या बता, हमने कहा इसे अंग्रेजी में लिखो तो भी नहीं नहीं सर, ये चीजें तो नॉर्मल है सर, ये चीजें तो हो जाएंगी। हम तो, आपने देखा होगा जनरली हम तो लगभग 100% सारे टर्म दोनों में बोलते रहते है ना, मैक्सिमम लिखते सब, मैक्सिमम अभी तक अंग्रेजी ही लिख दिए। तो कहने का मतलब, बात सुनिए, बात ये कि पेपर आपका दोनों में आता है, लेकिन ये जो आप पीडीएफ सिस्टम कर रहे हो, ये पीडीएफ सिस्टम सबसे आसान काम होता है मास्टर के लिए। अगर देखो एक बात जान लो, अगर यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो दिमाग अगर तुम्हारा लिमिटेड रहेगा तो ताउम्र कभी ना निकलने, उसमें वहां पर जो आपको मेंस की कॉपी 74 या 72 पेज होते हैं, सारा मिला के सब लेते, सब नहीं लिख रहे होते, तब कहां से लाओगे? अगर इतना सा नॉलेज कटोरी पर है तो पता लगा, फिर तो वो कहां से लिख पाओगे? यानी आपकी सोचने समझने की क्षमता क्या होगा, पीडीएफ लगा लगा उसको पता लगा संकुचित हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। सेंस भी नहीं आता, नोट नहीं कर पाता उसमें सर, सब पीडीएफ लग जाता है बोर्ड पे तो नोट भी नहीं कर पाते क्लास में शॉर्ट में सर। पीडीएफ बोर्ड पे लग गई तो हम सिर्फ उतने में कंसंट्रेट रहेंगे, हम तो एक लाइन इधर उधर जाएंगे ही नहीं, सिर्फ पीडीएफ पढ़ते रहेंगे लोग। सर समझ में भी नहीं आता पीडीएफ से ज्यादा। नहीं, पीडीएफ का मतलब हमने फिर बता दिया, आपको जो चीज जितनी ज्यादा अच्छी लगे वही तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। हो सकता है आप लोग हमारी बात से डिसएग्री कर रहे हो। नहीं सर, सर अगर सही आप कह रहे हैं, जो चीज जितनी अच्छी लगती है उतनी नुकसानदेह भी होती तो है। है, सीधी सी बात है, डायबिटीज वाले को चीनी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चुरा चुरा खाता, लेकिन मालूम है बहुत होता है ना। वही तो करें, शुरुआत में ये आदमी के 17-18 साल का होता है, फिर लगता है लवेरिया से ज्यादा अच्छा दुनिया में कोई है ही नहीं, दिन भर पता लगा लवेरिया तक घूमता, लेकिन उसे मालूम है जिंदगी तबाह होनी इसमें, लैला मजनू से लेके कोई आज तक बच्चा जिसकी तबाह ना हुई हो, है ना? सही बात नहीं, नहीं सीरियसली रहो। यस सर, सही कह रहे हैं आप। कहने का मतलब जो चीज तुम्हें जितनी ज्यादा दिखने में अट्रैक्ट लगे उतने उससे हाथ जोड़ लो, वही तुम्हें बर्बाद करेगी। क्या घूमना फिरना सबको अच्छा लगता है? मालूम है घूमने फिरने से तबाही होगी, पहले नौकरी बाद में दुनिया भर कर लो काम, ठीक है। फिर कह रहे हैं किताब पढ़ो ज्यादा से ज्यादा, ये ट्रिक और इन चीजों को, झंडू बाम टाइप की चीजों को निकाल दो दिमाग से। अगर ये ट्रिक सुनो, एक लाइन लिख लो, अगर ये ट्रिक और अगर कोई तुम सोचते हो रट के एग्जाम निकलता है तो 3000 साल तैयारी करना, कितने? 3000 साल। एक और इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप होकर खत्म हो जाएगी, उसे भी पढ़ने की नौबत आ जाएगी। सिलेक्शन अगर हो जाए, हमारे नाम पर कुत्ता पाल छोड़ दीजिए लो, अगर रट के निकाल लो। सिविल सर्विसेज की बात बता रहे हैं, कलर कलर हम नहीं बता रहे कि वर्ड लग जाए, इसको निकाल देख ले, कोई नहीं होता है। पता कर रहे हैं उसमें आप कितना रट लोगे यार। जब आदमी 17-22-24 साल का हो जाता है, उसे याद रखना भूलने की ज्यादा बीमारी हो जाती है। ये बच्चों में होता है, एक बार बोल दिया पता लगा उनके दिमाग पे छप गया, 3 साल 4 साल का उसे एक बार याद चला तो फिर वो, जैसे हाथी की मेमोरी होती, सबसे शॉर्टेस्ट मेमोरी होती, हाथी एक बार किसी रास्ते में गुजर गया, कभी जिंदगी में उस रास्ते भूलेगा नहीं, सबसे शार्पेस्ट मेमोरी उसी की होती है दुनिया में, ठीक। लेकिन वो हम लोग क्या होता है, 2 मिनट में पता होगा, जेब पे लगा होगा, ढूंढते रहते घर ही। एक दिन क्या हुआ, यहीं पर मोबाइल हमारे पास पिछली एक में रखा था, ढूंढे मोबाइल नहीं मिल रहा था, उस वाले में क्लास चल रही थी, वहां कैमरे की बैटरी चली गई, कैमरा बंद हो गया वहां। अब उसने क्या, हम सोचे कि बाहर जाए तो फोन कर दें, अब हम ढूंढे का मोबाइल कैमरे थे, हम समझे मोबाइल बोला है, मोबाइल पीछे परसों की बात, ठीक है। तो कहने का मतलब जो चीज जितनी ज्यादा अच्छी लग रही है वो चीज। रही बात यार, तुम्हें पीडीएफ ग्रुप में हमसे ज्यादा कोई पीडीएफ भेजता, बताओ? नो सर, सर आपने तो इतनी पीडीएफ भेज दी है, इतनी पीडीएफ पीडीएफ। वाले मुझे कौन से जरा बताएं एक बार, पीडीएफ वाले कौन थे?
नहीं सुन चुका। कौन था पीडीएफ के लिए, किसने कहा बताओ बताओ। अरे पीडीएफ से पढ़ाने के लिए कौन कह रहा था? सर शाफात कह रहे थे। साफायत कहाँ गए? साफायत हाजिर हो? यही है सर। हैं? जी सर। जी आपने ही जी कहा था, आपने ही कहा था ना? जी जी। अरे भैया अच्छा हमसे ज्यादा भी ग्रुप में कोई पीडीएफ भेजता है बताओ? ईमानदारी से बताइए। नो नो सर, नो सर। हमने लक्ष्मीकांत हिंदी अंग्रेजी दोनों भेज दी। पेपर आपको कितने रोज भेजते, कितना करंट का सारा मटेरियल आपको उसमें भेजते रहते हैं। ठीक है, वो अगर आपको पढ़ना है वहां से कर लो। लेकिन क्लास अगर आप चाहते हो पढ़ाई बढ़िया रियल में, तो क्लास जितनी मैनुअल चलेगी उतना ही तुम्हारे लिए फायदा है। और जितनी ज्यादा, बल्कि सबसे बढ़िया तरीका व्हाइट बोर्ड होता है, ये भी ठीक नहीं मालूम का है। इसमें मास्टर के लिए जो डिजिटल बोर्ड वेंटिलेटर है, जैसे मरीज के लिए मरे को जिला देता है, मरने नहीं देता है। व्हाइट बोर्ड में पता लगता है असली कलाकारी। इसमें क्या हुआ, कोई इमेज अपलोड कर दी, लोग उसी को वांचते रहे, उसमें हाथ से बना के देखो। जितना मैनुअल तरीका होगा तुम्हारे लिए उतना ही ज्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन आपको देखने में वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मालूम क्या होता है, क्योंकि हम लोग का दिमाग क्या है, जो हमें जितना अच्छा लगे हमें कोई पसंद करते। करेला कभी कितना खाओ कभी नुकसान नहीं करेगा, लेकिन खाने की हिम्मत है किसी को? नीम कितनी पत्ती चढ़ा जाओ कभी नुकसान नहीं करेगा, फायदा करेगा, लेकिन कोई नहीं खाता क्योंकि कड़वा है वो। इसीलिए कड़वे आदमी की बोली भी कोई कड़वा आदमी पसंद भी नहीं करता। जैसे हम तो 99% लोग नहीं पसंद करते हैं, खुलेआम करते हैं, हमको नहीं पसंद करता है ना करो, कोई बात नहीं, हम अपने उसूल नहीं बदल सकते। तिरंगा राजकुमार की तरह कुछ भी हो, मतलब ये नहीं बदल सकते। मतलब जो है हमको मखमली बातें नहीं आती कहना, तभी कभी ये क्लास के अलावा एक लाइन कैसी कोई मतलब नहीं, उदाहरण देखो, सिर्फ क्लास के अलावा नथिंग, कोई बातचीत नहीं। तो साफायत, एक मिनट, तो कुल मिला के ध्यान ये रखिएगा भैया, जितना ज्यादा मैनुअल तरीका आपको एग्जाम में, आज नहीं थोड़े दिन के बाद सोचोगे कि हाँ कोई बंदा सही बता रहा, आज हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि हमारी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन जो मैनुअल तरीका है उसका कोई तोड़ न था, न है और न होगा। ठीक है, ओके सर। हाँ ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। अभी हो सकता है जिससे कोई होता ना, किसी बच्चे को अगर कोई चीज खाने को मना करो, बच्चा वही खाएगा जिसे नुकसान कर रहा हो, क्योंकि उसे तो समझ नहीं है। लेकिन जब समझ आती है, अभी किसी बच्चे को दे दो मोबाइल, ना देखो, दिन दिन भर मोबाइल देखते, भले चाहे मतलब फ्यूज हो जाए दोनों, ज्यादा देखो मोबाइल तो आंखें कमजोर हो जाएंगी। अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब उसे समझ में आएगी तब समय निकल चुका होगा, तब फिर आंखें तो वापस नहीं आ सकती। तो कहने का मतलब ये मैनुअल तरीका, जितना ज्यादा किताब से किताब पढ़ोगे, कोई शॉर्टकट नहीं होता सफलता का। शॉर्टकट, और न दुनिया में कोई बाबा रामदेव ने ऐसी कोई सीरप और टॉनिक बना दे तुम्हें याद रखा दे, न कोई याद रखने का टॉनिक बना, ना कोई गोरा होने की क्रीम बनी, ना कोई लंबाई बढ़ाने का कैप्सूल बनाया दुनिया में। जितना लिखोगे हाथ से उतने ज्यादा तुम्हारी जिंदगी, उतने ज्यादा तुम्हें याद रहेगा। ये ना सोचा करो यहाँ तो आदमी को खड़ा होने वाला है, ठीक वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी आदमी जो है किसी को यहाँ मेमोरी लगी होती, मेमोरी कोई ना लगी होती, बस क्या होता है आपको जितना ज्यादा याद रख सको, ठीक है। यस सर। अब लिखो ज्यादा से ज्यादा तभी याद रहेगा। चलिए, थैंक यू सर।